अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफर, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी की कि तीन लाइंस कब कॉन्करेंट होंगी। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो हम यहाँ पे कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी की बात करने जा रहे हैं। अब देखिए, ये कॉन्करेंसी एक्चुअली क्या होती है। आप जब तीन लाइंस की बात करते हैं तो थ्री लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ दे आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। अगर वो तीन लाइंस एक ही पॉइंट से पास करती हैं तो वो कॉन्करेंट लाइंस कहलाती हैं। सो हम इस थ्योरम को डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या ऐसी कंडीशन बनेगी जिसकी बिना पे हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों की तीनों लाइंस जो हैं वो कॉन्करेंट लाइंस बन गई हैं। सो यहाँ पे थ्योरम 1 की बात करते हुए चलते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास मौजूद है। ये थ्योरम 1, इसमें आपके पास क्या है, थ्री नॉन पैरेलल लाइंस आपके पास मौजूद हैं जो कि जब नॉन पैरेलल होंगी तो जाहिर है उनकी स्लोप्स डिफरेंट होंगी। अब वो तीन नॉन पैरेलल लाइंस क्या हैं? एक आपके पास लाइन 1 जो कि मौजूद है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। लाइन 2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। और लाइन 3 है a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल्स टू 0। ये वो तीन लाइंस हैं जिसको हम 1, 2 और 3 का नाम दे देते हैं। अब देखिए, थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि ये जो तीनों लाइंस हैं आर कॉन्करेंट। अब ये कॉन्करेंट मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि ऐसी लाइंस जो एक ही पॉइंट में से पास करें, कहता है ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं इफ एंड ओनली इफ। ये जो IFF वाला इफ यूज किया जाता है इससे मुराद इफ एंड ओनली इफ होता है। तो ये कब करेंगी? अगर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है आपका यहाँ पे बन रहा है, डिटर्मिनेंट को प्रॉपर लाइंस के साथ शो कर दीजिए। ये जो हमारा डिटर्मिनेंट यहाँ पे बनेगा, अगर ये डिटर्मिनेंट प्योरली 0 के इक्वल हो जाए तो देन यू कैन से दैट कि दीज लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट लाइंस। सो जी, इसी के प्रूफ में चलते हैं और देखते हैं किस तरह से ये रिजल्ट बनेगा। मैं यहाँ पे प्रूफ में आता हूँ और ये बात बताता हुआ आगे निकलता हूँ, और वो ये है हमारे पास कि इफ द लाइंस आर कॉन्करेंट तो फिर होगा क्या? अगर आपके पास लाइंस एक ही पॉइंट में से पास करेंगी तो आप देखिए ऐसी सिचुएशन में देन दे हैव अ कॉमन पॉइंट। ऑब्वियसली मैं यही बात कर रहा था कि उनका फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कॉमन हो जाएगा। तो मैं ये बात लिखता हूं, हैव कॉमन पॉइंट। अब ये जो कॉमन पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बनेगा वो एक्चुअली किस सेंस में बनेगा? अब वो आपका बनेगा इन तमाम लाइंस का जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे आफ्टर सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, तो ये उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सो मैं उसको एक पर्टिकुलर नेम दे देता हूँ। मैं उसको कह देता हूँ कि P ऑफ x1 y1, ये कह देते हैं। जाहिर है कोई तो होगा, वो मैंने ये कह दिया। अब ये बात भी हमें पता है कि लाइन 1 पैरेलल नहीं है लाइन 2 के, ऑब्वियस सी बात है। सो देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे आप निकाल लीजिए। लिहाजा उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो क्या होगा? अब आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले फाइंड किया हुआ है तो मैं
ये लिखता हूँ कि उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्स वाई हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि x इज इक्वल्स टू, वो डायरेक्ट उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं, B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1, ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसका जो y बनेगा यहाँ पे उसको भी लिखिएगा, एंड y इज इक्वल्स टू, ये आपके पास बन जाएगा A2C1 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। लिहाजा जी ये उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया, जो डायरेक्ट उन दो इक्वेशन से आता है, जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर फाइंड भी कर चुके हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दिस पॉइंट ऑल्सो लाइज इक्वेशन 3। ऑब्वियस ही बात है कि क्यों उसको लाए करेगा, सवाल ये पैदा होता है कि उस तीसरी इक्वेशन को क्यों लाए करेगा। ये इसलिए लाए करेगा क्योंकि कॉन्करेंट लाइंस हैं, और कॉन्करेंट लाइंस जब होती हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा से सेम होता है, क्योंकि डेफिनेशन है कॉन्करेंसी की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा तो तब ही आप ये बातें कर सकते हैं। लिहाजा उसके मुताबिक हम ये बात करते हैं कि दिस पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये क्या आ जाएगा कि ये आपका जो पॉइंट यहाँ पे बन रहा है ऑल्सो लाइज, ये हमारा लाई करेगा ऑन नंबर 3 के ऊपर, तीसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन जी जब ये तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की बात करेगा तो हम इसके बाद फिर इसकी प्रोसीडिंग्स को इस तरह से लेके चलेंगे कि इसने तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो उस जगह पे पुट कर दें। अब वो तीसरी इक्वेशन है जो हमारे पास बन रही है, सो उसके मुताबिक आप लिखिए, सो क्या आ जाएगा, A3, अब आगे था x, तो x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वो वैल्यू एक्चुअली क्या बन रही है, B1C2 माइनस B2C1, इसको डिवाइड कर देते हैं A1B2 माइनस A2B1 इसके साथ, और प्लस B3 के साथ क्या आ जाएगा, B3 के साथ आ जाएगा A2C1 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1 क्लोज, और दैट इज इक्वल्स टू, अब प्लस C3 के साथ इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। नहीं जी, अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। सो जब आप एलसीएम ऑपरेट करते हैं तो एलसीएम ऑपरेट करने के बाद देखें, ये A1B2 माइनस A2B1 एलसीएम है, पहले दोनों में तो मौजूद है, वहां से खत्म हो जाएगा और उधर C3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A3 B1C2 माइनस B2C1, ये आ गया, प्लस B3 ये बन रहा है, और जब प्लस B3 के साथ आप ट्रीट करेंगे तो ये एक्चुअली बन जाएगा A2, जो आपके पास बन रहा है A2C1 माइनस A1C2, और C3 के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आएगा A1B2 माइनस A2B1 इज इक्वल्स टू 0। ये 0 के इक्वल आ गया। एक स्टेप और अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लें ताकि एग्जैक्टली जब मैं इस डिटर्मिनेंट बनाऊं तो आपको समझ आ जाए कि ये डिटर्मिनेंट कैसे आया है, तो उसको भी लिख देता हूं। A3 ये आ जाएगा B1C2 माइनस B2C1, और फिर प्लस आ जाएगा, इसको माइनस कर दें, ये आ जाएगा B3, माइनस इसलिए कर दें कि यहाँ से आप गौर कीजिएगा मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा A1C2 माइनस A2C1, और प्लस C3 के साथ आ जाएगा
A1B2 माइनस A2B1 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया। अब ये स्टोरी ऐसे लगता है जैसे कोई डिटर्मिनेंट था जिसके तीसरी रो जो A3 B3 C3 थी। तो अगर मैं ये बात पहले स्टेटमेंट लिख दूं कि एन ईजियर वे टू राइट, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक इजी वे आ जाएगा टू राइट, इसको लिखने का एक बड़ा आसान अंदाज यहां पे जो बन रहा है इस अबव एक्सप्रेशन को, तो वो क्या बन रहा है, द अबव एक्सप्रेशन, ये देखिएगा ये जो ऊपर एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, अब आपने क्या करना है, इनको इज इन द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट फॉर्म, ये हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर। अब देखें ये कैसे बनेगा डिटर्मिनेंट, इस बात को समझना है आपने। अब वो डिटर्मिनेंट फॉर्म, एक एडिशनल स्टेप है वो ऐड करूंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखें एक डिटर्मिनेंट बना लें यहाँ पे, चलें पहले इस तरह से ट्रीट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू इम्प्लाइज A3 से ऐसा लगता है एक्सपैंड किया गया, और किसको एक्सपैंड किया गया, देखें ये कुछ ऐसा सिनेरियो है जो A3 की एक्सपेंशन के साथ हुआ। A3 की जब एक्सपेंशन है तो मतलब आप थर्ड यहाँ पर रो की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जब इसको लिखता चलूं तो ये कोई ऐसा बन जाएगा कि ये एक्चुअली आ रहा है यहाँ पे जैसे B1 C1, और फिर इधर से B1 B, अब आपका नेक्स्ट बनेगा B2 और C2। तो इधर से 1 वाले एक्सप्रेशन में से ये B1 C1 ले लिया और इसमें से मैंने B2 C2 ले लिया। उसके बाद माइनस जब मैं B3 वाला लिखूंगा तो ये क्या आ रहा है, B3 के साथ ऐसा लग रहा है मुझे जैसे ये आ रहा है A1 C1, और फिर आ रहा है यहां से आपके पास ओवरऑल A2 C2, ये बन गया। और फिर जब मैं C3 के साथ प्रोसीड कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है ये आ रहा है A1 B1 और A2 B2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये एक बुक से एडिशनल एक्सप्रेशन मैंने बनाया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने कि वो जो स्टेप आगे आ रहा है वो कैसे बना है। अब ये देखें ऐसा लग रहा है जैसे ये थर्ड कॉलम से एक्सपैंड हुआ है, तो आप इसका एक डिटर्मिनेंट बना लें। अब वो डिटर्मिनेंट जब आप बनाएंगे तो देखें फिर इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डिटर्मिनेंट बनेगा कुछ इस तरह से। ये मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के फिर आपको आगे लेके चलता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा इस तरह से, इज इक्वल्स टू 0। चेक कीजिएगा, पहला A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। आप थर्ड जो रो है आप देखें, जब A3 से एक्सपैंड कर रहे हैं तो ये वाले 4 एलिमेंट्स ये आप देख लें, जब B3 से एक्सपैंड कर रहे हैं तो ये 2 और ये 2 एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, जब C3 से एक्सपैंड कर रहे हैं तो ये वाले 4 एलिमेंट्स आप देख रहे हैं। तो ये एक डिटर्मिनेंट बन गया और ये वो कंडीशन है जो यहाँ पे आप दिखाना चाह रहे थे। सो लिहाजा आपने यहाँ पे ये बात बता देनी है, दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इफ एंड ओनली इफ वाला केस चल रहा है, ये आपने बता दिया कि ये यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बनती है इस अंदाज से कि ये नेसेसरी है और हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन है। अच्छा, ये कंडीशन बताने के बाद आप इसको लेके गए इस बात पे कि लिहाजा आप फिर ये बता देंगे कंडीशन है ऑफ कॉन्करेंसी। और कॉन्करेंसी मैंने पहले आपको बता दिया कि जब एक ही पॉइंट से वो पास करेंगे तो ये उसको कहते हैं ऑफ द गिवन 3 लाइंस। तो वो आपकी जो 3 लाइंस हैं
उनके ऊपर ये कंडीशन आ गई इस तरह से। ले जी, अब हम मूव करेंगे इससे आगे, इसकी जो एग्जाम्पल है उसको हम सॉल्व करना है, तो एग्जाम्पल की जानिब चलते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ये आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है और इसमें ये कहा जा रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग लाइंस आर कॉन्करेंट और नॉट। इफ कॉन्करेंट लाइंस देन फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। फिर आपने इसका वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि वो भी फाइंड करके देना है। सो इसके सोल्यूशन की जानिब चलते हैं। बहुत ही आसान सी बात है सोल्यूशन में। द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, यहाँ पे आपने उस डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट को बनाना है। तो ये बात लिखते हुए आगे जाइएगा कि जो इसका यहाँ पे डिटर्मिनेंट बन रहा है वो एक्चुअली क्या बन रहा है, कौन सा डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स, जो इसके कोएफिशिएंट्स यहाँ पे बनेंगे उनका जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास क्या है ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, जो आपके पास यहाँ से गिवन इक्वेशन आ रही हैं। अच्छा जी, वो देखिए क्या बनता है, वो है एग्जैक्टली यहाँ पे आप उसके मुताबिक बना दीजिए। ये आपके पास इस तरह से हम थोड़ा सा इसको प्रॉपर लाइंस लगा लेते हैं और एग्जैक्टली इसको आगे लेके चलते हैं। तो ये लाइंस लगा लेते हैं। अब आपको पता है कि ये डिटर्मिनेंट ये क्या बन रहा है, ऊपर की लाइंस के मुताबिक ये बन रहा है आपके पास 3 - 4 - 3, ये आ जाएंगी वैल्यूज 5, 12 एंड 1, 5, 12 एंड 1 और लास्ट पे जो वैल्यू है वो है 32, 4 एंड -17। नहीं जी, इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने प्रोसीजर कुछ ये किया है, जो यहाँ पे आपको बुक में नज़र भी आ रहा है कि हमने एक ऑपरेशन किया। और वो ऑपरेशन क्या है, आपने यहाँ पे ऑपरेशन बता देना है कि रो 1 को आपने प्लस कर देना है 3 टाइम्स रो 2 के अंदर। उससे क्या हो जाएगा, ये जो बाद में रो आ रही है ये ऑपरेशन करने के लिए आती है। और इसी तरह आपने जो R3 को प्रोसीड करना है वो प्लस कर देना है 17 टाइम रो 2 में। अब यहाँ पे चूंकि 1 है ना, तो अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर प्लस करूंगा तो वो 0 हो जाएगा, 17 से मल्टीप्लाई करके नीचे प्लस करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो इस प्रोसेस के मुताबिक जब मैं चल रहा हूं तो देखिएगा मेरे पास क्या आ जाएगा। मैं एग्जैक्टली इसके मुताबिक इसको ड्रॉ करता हुआ आगे जा रहा हूं। आप देखें, ये हम ऑपरेशन करने के बाद बता रहे हैं कि जब मैं देखें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 15 हो जाएगा 5 वाला। तो 15 को जब मैं ऊपर 3 में ऐड करूंगा तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। इसी तरह जब मैं इस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो ये एग्जैक्टली मेरे पास क्या बन रहा है, ये 3 × 12 36 हो जाएगा और ऊपर 4 है तो ये मेरे पास फर्स्ट पे क्या आ जाएगा 32, ये आ जाएगा। और यहाँ तो मैं 0 लाने के लिए तो सारा कुछ कर रहा हूँ और सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं आएगा, वो 5, 12 एंड 1 आ जाएगा। इसी तरह जब नीचे प्रोसीजर्स करूंगा, यहाँ 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 17 × 5 85 और 32 इसमें जब ऐड करेंगे तो वो 117 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 208 और इधर 0 आ जाएगा। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि अब हम जो यहाँ थर्ड कॉलम है ना इससे एक्सपैंड कर लेंगे, तो वो थर्ड कॉलम के एक्सपेंशन से ये भी 0 है, ये भी 0 है, सिर्फ एक वैल्यू बचेगी। और आप ये कह सकते हैं 0 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 और 1 के साथ जो वैल्यू एग्जैक्टली बन रही है वो आ जाएगी एक 18, एक 32, एक 117 और एक 208। तो ये जो वैल्यूज आएंगी इसके मुताबिक आप देखेंगे क्या रिजल्ट बनने जा रहा है इसका। तो ये आप मल्टीप्लाई करके आगे प्लस में फिर ये 0 लिख दीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा एग्जैक्टली माइनस टाइम्स
8 इंटू 18, 8 को 18 से मल्टीप्लाई करें और -117 को 32 से मल्टीप्लाई करें, तो इसका जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली 0 के इक्वल आ गया। और रिजल्ट 0 के इक्वल आना, इससे मुराद ये है कि लाइंस कॉन्करेंट हैं। 10 आप ये बात बता दी कि 10 यहाँ पे जो आपके पास आ रही हैं, द लाइंस आर कॉन्करेंट, ये आपने लाइंस बता दी कि ये आपके पास कॉन्करेंसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लिहाजा उसके बाद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइंस इज रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी फ्रॉम 1 and 2। सो आप कोई सी दो लाइन से इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब आप फाइंड कर लें। तो यहाँ पे आप ये बताते हुए चलिए कि हम फाइंड करना चाहते हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं ऑफ एनी टू लाइंस का, कोई से दो लाइंस, पहली दूसरी, पहली तीसरी, दूसरी तीसरी, कोई सी दो लाइंस को आपने ऑपरेट कर लेना है, क्योंकि ये कॉन्करेंसी प्रूव हो गई है ऊपर, तो ये अब तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सेम ही बनेगा। तो आप उसमें से कोई सी दो लाइंस को प्रोसीड करके ये बना सकते हैं, रिजल्ट इससे कोई आपके पास नहीं आएगा, तो वो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ही होगा। लो जी, अब अगर वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बन रहा है तो उसके मुताबिक जब मैं इसका प्रोसीजर करूंगा, मुझे वो पॉइंट चाहिए जो पॉइंट यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है। सो मैं पहली दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता हूँ जो 1 and 2 है। तो उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, मैंने कहा जी वी हैव x ओवर, वो जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक चल रहा हूँ, तो -4 + 36 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू y ओवर -15 - 3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 ओवर 36 + 20 आ जाएगा। तो इस तरह आपने क्या करना है कि इनको आपस में इस तरह से ऐड अप कीजिए और सॉल्व कीजिए कि ये क्या बन रहा है। आप ज़रा खुद गौर कर लें। x इज इक्वल्स टू 32 ये बन जाएगा ओवर 56, और इसी तरह जो y आपके पास आ रहा है यहाँ से वो आ रहा है -18 ओवर 56। अब आप इसको सॉल्व कर लें, x की जो वैल्यू आपके पास बन जाएगी, ये 8 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 और 8 7, तो ये 4/7 आ गया। और जो y की वैल्यू आपके पास बनेगी यहाँ पे, वो चूंकि -18 बाय दिस है तो 2 पे कैंसिल हो रहा है, तो ये -9/28 आ जाएगा। लिहाजा जो इसका आंसर आ गया फाइनली, वो आपके पास बन जाएगा ओवरऑल आंसर 4/7 और -9/28 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपके पास इसका जो आप फाइंड करना चाहते थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो आपके सामने मौजूद है। जी, तो देखा आपने किस तरह से आपने 3 लाइंस को उसमें से पास करके दिखाया एक पॉइंट में से, और उसको कॉन्करेंसी की कंडीशन कहते हैं। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।